Hello everyone, welcome to BioWise Learning. I hope you guys are doing well and taking care of your health. तो in today's video मैं कुछ questions लेके आई हूँ, मे बी और आगे भी आएंगे क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके 2021 एग्ज़ाम से ही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. जून 2021 जो कि फरवरी में हुआ था. जून इस बार फरवरी में हुआ था क्योंकि पिछले साल कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था. तो जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का जो है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पेपर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ. उसका एक इजी एक्सप्लेनेशन देने की मेरी कोशिश है कि जो भी हम सी सेक्शन से, मेनली जो पार्ट सी आता है हमारा, हम सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से घबराते हैं. बी पार्ट हमारा मेमोराइज करने वाला पार्ट होता है कि अगर हमें याद है तो हम उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं. लेकिन जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है वो हमारा सी पार्ट होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है, हमारे बेसिक भी क्लियर होने चाहिए, हमको थ्योरी पार्ट भी आना चाहिए, हमको थोड़ा एक तरीके से मैं बोलूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी होना चाहिए. तो बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हमारा पार्ट सी जो होता है वो सॉल्व होता है. तो क्या हमारा बेसिस होता है पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आईडी के साथ क्वेश्चन लिए हैं जानबूझ के, जिससे कि आपको क्वेश्चंस सर्च करने में दिक्कत ना हो कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है. तो ये क्वेश्चन आईडी मैंने डाल दी है ऑलरेडी. तो ये पार्ट सी के क्वेश्चन हैं 2021 जून शिफ्ट 1 का. तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज. डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना अपनी, इन एस फेज, सिंथेसिस फेज में होता है. ये हमें पता है कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए अपने जैसी और कॉपीज बनाता है, तो वो सेल साइकिल के सिंथेसिस फेज में जाकर के बनाता है, जिसको हम एस फेज बोलते हैं. अलग अलग सेल साइकिल के फेज होते हैं. G1 होता है, G2 होता है, S होता है एंड M होता है, और इसके बीच में कभी कभी G0 फेज भी होता है, जिसे हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं. यहाँ पे सेल जाकर के रेस्ट कर रहा होता है. जब भी अपनी क्विसेंट स्टेट में जा रहा होता है सेल की, उसको एक्टिविटी नहीं रखनी है बट उसको लाइव रहना है, मतलब उसको जिंदा रहना है, बट उसको प्रोलिफरेट नहीं करना है आगे चल के, या फिर कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करनी है, तो वो अपने आप को G0 फेज में डाल देता है. The entry of cells into S phase is regulated by tumor suppressor protein, that is RB. RB जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा, ये किस लिए होता है, ये होता है रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन. The statement are made with reference to the role of RB. नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं, वो रेटिनोब्लास्टोमा के लिए दिए हैं. अब सबसे बड़ी बात इसमें हमें क्या अपने दिमाग में रखनी है कि ठीक है, इस क्वेश्चन में रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर पूछा है, तो हमें रेटिनोब्लास्टोमा का पाथवे पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया. ये क्या है, ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर को होने से रोकता है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन हुआ. तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम पाथवे देखेंगे कि एक्चुअल में रेटिनोब्लास्टोमा काम कैसे कर रहा होता है, क्या उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से वो प्रोसेस कर रहा होता है, ये हमें पता होनी चाहिए. तो बात आती है रेटिनोब्लास्टोमा. तो हम अगर बोले जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है वो क्या है, वो एक ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होता है. ठीक है. अब ये काम कैसे करता है रेटिनोब्लास्टोमा, एक पाथवे होता है जिसमें आरबी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अपने साथ पकड़ के रखता है, जिसका नाम होता है E2F. E2F यहाँ पे क्या हुआ, E2F यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ओके. तो जो ये होता है E2F को अपने में पकड़ के रखता है. तो इसका E2F का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें नॉर्मल सेल डिवीजन करना है, सेल आगे चल के रेप्लिकेट हो, सेल अपना डिवीजन करे, तो E2F का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है. अब RB के साथ क्या हो कि वो E2F को रिलीज करे,
आरबी के ऊपर मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन होता है, मल्टीपल फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं। जब मल्टीपल फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं तो जो E2F होता है वो फ्री हो जाता है। यहाँ पे ये E2F जो होता है वो इनएक्टिव है। जैसे ही मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन हुआ E2F फ्री हो गया और एक्टिव हो गया। जैसे ये एक्टिव होता है ये न्यूक्लियस में एंटर करता है और ये बाइंड करता है डीएनए से। डीएनए से बाइंड करके ये और फैक्टर का ट्रांसक्रिप्शन कराता है और फैक्टर्स बनाता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन्स, अलग अलग साइक्लिन्स बनाता है। साइक्लिन्स क्या होते हैं ये एक अलग बात है, यहाँ पे मैं बस ये बताऊंगी ये जितनी भी सेल साइकिल रेगुलेशन होता है साइक्लिन्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन्स। इसकी वजह से जो होता है G1 to S ट्रांजिशन हो रहा होता है। जो डीएनए होता है वो G1 से S फेज में एंटर कर रहा होता है, उसकी वजह से नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सो ये अलग अलग ट्रांजिशन होते हैं, G1 to S होता है, G2 to S होता है, देन S to M ट्रांजिशन होता है। तो ये सारे ट्रांजिशन को रेगुलेट भी किया जाता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, कहीं भी कोई भी प्रोटीन हमारा सही नहीं बना या कुछ भी डीएनए में प्रॉब्लम हुई तो वहीं की वहीं चीज़ों को रोक दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ये सारी मशीनरी इसलिए तो काम कर रही है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी में कुछ भी मिसफंक्शनिंग ना हो। उसी मिसफंक्शनिंग को रोकने के लिए ये सारी चीजें हमारी बॉडी में काम कर रही हैं। अगर आरबी ना हो, इमेजिन करिए अगर आरबी ना हो तो ट्यूमर सप्रेशन नहीं होगा, मतलब कैंसर के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन होता रहता है। अब साइक्लिन का फॉस्फोराइलेशन कौन करता है? तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आते हैं, वो है CDK 4 and 6 एंड साइक्लिन डी। पहले ये फॉस्फोराइलेशन करती है, पहले ये आता है, देन आता है CDK 2 एंड साइक्लिन ई। ये पार्शियल फॉस्फोराइलेशन करता है। और जो ये आता है इसकी वजह से, ये 2 है, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन होता है। इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो ये क्या हुआ? पार्शियल फॉस्फोराइलेशन। तो इस केस में E2F इनएक्टिव होगा अगर वो आरबी से जुड़ा हुआ है। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हुई? अगर आरबी पे 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए तो भी ये पार्शियली ही फॉस्फोराइलेट कहलाएगा, ये फुली फॉस्फोराइलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर ये अभी भी पार्शियली फॉस्फोराइलेटेड है और अभी भी जो E2F होगा वो इनएक्टिव ही होगा, अभी भी आरबी जो है वो E2F को छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आरबी पे ट्रिपल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ये कंडीशन होती है कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन की। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे E2F जो होगा वो एक्टिव होकर के एंड फ्री हो जाएगा और आगे नॉर्मल सेल डिवीजन करेगा। तो ये सारी कंडीशन होती है जब भी हम रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है स्टेटमेंट्स की कि स्टेटमेंट्स दिए क्या हुए हैं। यहाँ पे आरबी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा दैट इज आरबी bind to E2F in the cytosol and prevent E2F entry into the nucleus। ये बात हमने अभी अभी पढ़ी है कि हाँ, जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो E2F से बाइंड कर जाता है और उसको एंट्री ही नहीं लेने देता न्यूक्लियस में।
एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है आरबी इज फॉस्फोराइलेटेड बाय साइक्लिन ए एंड CDK4। अभी हमने पढ़ा कि साइक्लिन ए नहीं, साइक्लिन डी काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन है फॉस्फो आरबी एक्टिवेट्स E2F। अगर आरबी के ऊपर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो वो E2F को एक्टिव करेगा। एग्जैक्टली अगर फॉस्फोराइलेशन हुआ है आरबी का तो E2F फ्री हो जाएगा और उसमें वो फ्री होकर के न्यूक्लियस में एंटर करेगा। जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वो हमें ये दिया हुआ है E2F एक्टिवेट साइक्लिन E प्रोडक्शन विच प्रमोट G1S ट्रांजिशन। तो हाँ, ऐसा होता है कि E2F साइक्लिन E का प्रोडक्शन कर रहा होता है जिससे कि G1S ट्रांजिशन हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपको इस ऑप्शन में कंफ्यूजन भी हुआ तो आपको ये, अब आप ऑप्शन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है ABC। हमारा A ऑप्शन सही था, B ऑप्शन गलत था, C ऑप्शन सही था और डी में अगर हम बोले हमें, ठीक है, हमें अभी कंफ्यूजन है डी में कि E2F साइक्लिन E को करता भी है या नहीं करता है। तो हम डी को अगर देखें तो यहाँ पे ABC, हमें B तो पक्का पता है कि नहीं होगा। फिर BCD, हमें B पता है कि नहीं होगा। फिर हमारा ऑप्शन आता है ACD, तो AC तो हमें पता है कि सही है, तो D भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि हाँ, ऐसा होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि E2F जो होता है वो DNA से बाइंड कर रहा है और कुछ साइक्लिन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराता है, मतलब प्रोडक्शन कराता है, प्रमोट करता है वो। तो वो साइक्लिन, उसमें से एक साइक्लिन होता है साइक्लिन E जिसका वो प्रोडक्शन करा रहा होता है। और जो ऑप्शन डी हुआ है उसमें तो सिर्फ सी और डी ही बोला गया, उसमें ए बोला ही नहीं गया, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा इस वजह से आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ये किस तरीके से सॉल्व किया। देखिए, अगर आपको ये दो ऑप्शन भी पता है ना कि ये होते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पता है कि ये तो गलत होना ही होना है तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए, बी ऑप्शन गलत है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे। देन आपको पता है कि ए ऑप्शन सही है, ए इसमें दे ही नहीं रखा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन गया, हमारा सही ऑप्शन सी बन गया। तो इस तरीके से हम पार्ट सी के क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस जरूरी है, बेसिक भी जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व होते जाएंगे, एक बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आई एम होपिंग कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। गिव योर बेस्ट टू योर प्रिपरेशन एंड ऑलवेज लाइक अपना रिवीजन और अपना रिकॉलिंग बहुत अच्छे से करिए। कुछ पता नहीं है कि कब एग्जाम हो जाए, जब भी होगा 100% देना है आपको। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।